हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज आपसे हम वो बात करेंगे जो बात एकदम बेहद खास होने वाली है। यानी आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं और ये वीडियो हिंदी व्याकरण का होगा। चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, ये सभी को काम आने वाला वीडियो है। और ऐसा वीडियो लाया गया है कम दिनों को देखते हुए, कम समय को देखते हुए आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया जा रहा है जिसके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छे नंबर को हासिल कर सकते हैं। कहीं भी आपको संकोच ना आएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा। इस वीडियो को अगर आप देख कर जाते हैं तो हिंदी व्याकरण में आपका व्याकरण एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम मतलब इसी से लड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। देखिए, बिहार बोर्ड जो आपका मैट्रिक परीक्षा 2025 में लिया जाना है, उसका जल्द बहुत कम दिन बचा रह गया है, जिसके लिए आपको तैयारी भी अच्छे से करना होगा। हिंदी व्याकरण आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें टॉप कितने ऑब्जेक्टिव को लाया गया है? 35 ऑब्जेक्टिव को आपके बीच आज हम रखेंगे और वो 35 ऑब्जेक्टिव आपके किस्मत को बदल सकता है, यानी आपके एग्जाम के रिजल्ट को बदल सकता है। तो आप देखना ना भूलें। देखिए, एक एक प्रश्न को आप परीक्षा में लड़ेगा और पढ़ के जाना है, एकदम पढ़ के ही जाना है, इस वीडियो को देख के ही जाना है। तो आइए जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन आता है, पहला हम देखेंगे। देखिए, एक बात और हम कह दें, यह जो हिंदी व्याकरण है आपको एकदम इससे और भी टॉपिक्स, अगर इस मुद्दे से और भी टॉपिक्स कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको टकरा जाएगा। ठीक ना, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेशल्स के लिए लाया गया है। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, इन सभी बच्चों के लिए ये जरूरी वीडियो है। अंतिम प्रहार इसका नाम है। अंतिम प्रहार अंतिम मौका लेकर आया है आपका। RS ऑनलाइन क्लासेज आपका लेकर आ चुका है। देखिए, 100% एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो तो। अगर नहीं है तो फिर भी लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जरूर कमेंट में कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, स्क्रीन पे आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम आपको एक सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आए थे जिसमें सारे व्याकरण के टॉपिक्स को रखे थे, लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उन सभी को रखे थे। इसी के साथ हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, किसका? व्याकरण का लाया है। ठीक ना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है, टॉप लेवल का लाया गया। ठीक है, द वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखने के लिए हम पहले भी बोले थे, उच्चारण स्थान नंबर पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो। ठीक ना, दोनों क्लास को आपको याद रखना है, ये वाला सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो द वर्ण का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, क्या दंत होता है या मुर्दा होता है या तालु होता है? मुंह को बोलते हैं मुर्दा। ठीक ना, या ओष्ठ होता है। दंत फॉर दांत, मुर्दा फॉर मुंह, तालु फॉर क्या होता है? जी, तालु फॉर जीभ, ओष्ठ का मतलब ओठ होता है। ठीक ना, तो आपको देखिए, इसमें देखना है और बताना है कि कौन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? दंत होगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान आप बोल के देखिए, द कहां से निकल रहा है? दांत से आवाज निकल रहा है, दांत से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसको बोलेंगे दंत होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी जो है उसके अंदर आपको हम पढ़ाए थे वर्णों की संख्या, तो आपको पकड़ना है 54 होता है या फिर 58 होता है या 60 होता है या 52 होता है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बेहद जरूरी है और याद रखना है, वर्णों की संख्या डी होगा हमारा राइट आंसर। 52 होता है, 52 एकदम याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आ गया हमारा 3 में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 होता है क्या, या फिर 3 होता है, या 2 होता है, 5 होता है? तो संज्ञा के 4 भेद कतई नहीं होगा, 3 भेद भी नहीं होता है, ना ये होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, कि गंगा कौन सा संज्ञा है। आप याद करिए, संज्ञा में क्या बताए थे? जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे हम बोलते हैं कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना, तो अब देखिए इसमें गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक नाम है, नदी का नाम है। तो गंगा नदी क्या है? फेमस है कि नहीं? गंगा नदी क्या है?
फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध नाम है, इसको सब कोई जानता है, पूरे विश्व में जानता है, तो इसलिए यह क्या हो गया, फेमस हो गया। तो कौन होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, या भाववाचक या समूहवाचक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक ना, व्यक्तिवाचक राइट आंसर होगा। गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाबाश कौन सी संज्ञा है, ठीक ना, शाबाश शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो आपको याद रखना है कि शाबाश, शाबाश क्या होता है, फीलिंग होता है, भावना होता है, ठीक ना। किसी को आप किसी को शाबाशी देते हैं, कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको आप क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं। तो शाबाशी किसके अंतर्गत आता है, आप देखेंगे भाववाचक के अंतर्गत, या समूहवाचक के अंतर्गत, या द्रव्यवाचक, या फिर जातिवाचक। तो भाववाचक के अंतर शाबाश शब्द आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन रो रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपको सर्वनाम का परिभाषा होना चाहिए याद, ठीक ना। जो संज्ञा के स्थान पर उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये पूछ देगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना है, ठीक ना। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेद में से आपको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, बी में दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सी में दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट वाला है निजवाचक। तो संबंध क्या होता है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है, उसे बोलते हैं संबंधवाचक। पुरुषवाचक किसको बोलते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बात की जाए, तथा जिसके विषय में बात की जाए, ठीक ना, विषय में बात की जाए, उसको बोलते हैं पुरुषवाचक। प्रश्नवाचक, निजवाचक किसको बोलते हैं, जो स्वयं का बोध कराए, अपने आप का बोध कराए, उसे बोलते हैं निजवाचक। और प्रश्नवाचक किसको बोलते हैं, प्रश्न में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न में प्रश्न का बोध होता है, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो देखिए कौन रो रहा है, यह एक सवाल है कि नहीं, सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन रो रहा है, ठीक ना। तो कौन क्या हो गया, प्रश्न में प्रश्न है, तो कौन हमारा क्या हो गया, प्रश्न है। यही से तो सवाल तैयार हुआ। अगर इसको आप हटा देंगे तो क्या हो गया, रो रहा है, ये तो आंसर हो गया। तो आंसर में आंसर ढूंढ सकते हैं, नहीं ना होगा प्रश्न। तो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन हो, यानी सवाल में सवाल बने, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन रो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन है कि कोई कैसा सर्वनाम है, कोई कैसा सर्वनाम है। देखिए फिर सर्वनाम में आ गया। तो निश्चयवाचक किसको बोलते हैं, जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक संज्ञा, सर्वनाम। निश्चित वस्तु का ज्ञान हो, निश्चित वस्तु का ज्ञान हो। अनिश्चय, जिससे अनिश्चित वस्तु का ज्ञान हो, मतलब कि निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक संज्ञा। संबंध तो बता चुके हैं, निज भी बता चुके हैं। तो बताइए कोई क्या सवाल है, नहीं, कोई एक ऐसा सर्वनाम है जिसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक ना। जैसे कोई है, कोई भी आ सकता है, कोई भी मर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये क्या है, जिसका कोई निश्चित ना हो, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 8वां क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल हैं, ऐसे पूछे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं सवाल, उन्हीं सवाल को हम लेकर आए हैं आपके बीच, ठीक ना। तो 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो ये एक परिभाषा को पूछ रहा है। तो विशेषण होता है क्या, नहीं, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। किसको बताता है, संज्ञा प्लस सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसे हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है। कर्म किसको बोलते हैं, कर्म मतलब कर्ता ने कर्म को संप्रदान का प्रदान के लिए, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। तत्सम किसको बोलते हैं, संस्कृत से लिए गए शब्द को बोलते हैं हम तत्सम बोलते हो, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, क्रिया बोलते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया, ठीक ना, याद रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खानदान शब्द का विशेषण क्या होता है, खानदान शब्द का विशेषण क्या होता है, ठीक ना। देखिए
अब विशेषण पूछा जा रहा है। ये सब सवाल विशेषण में बहुत पूछता है। फलानवा चीज का विशेषण क्या होता है, कोई एक शब्द दे देगा, बोलेगा उसका विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके आए हैं, खानदान शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है। तो खानदानी होता है या खयात होता है या खंडित होता है या खजूरी होता है। तो ई तो होगा ही नहीं हमारा, ई भी नहीं होगा, खंडित खजूरी भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खानदान का विशेषण खानदानी होता है। ठीक ना, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दया, दया का विशेषण फिर पूछा जा रहा है। दया का विशेषण पूछा जा रहा है, तो क्या दयानी होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई। दयावीनी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दयाई होता है क्या, ये भी नहीं होता है। हाँ तो होता है कौन, हमारा दयालु। राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। दया का विशेषण दयालु होता है। आगे देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आ चुका है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर तो पहले बताया है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नहीं, क्रिया जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। लिंग किसको कहते हैं, लिंग क्या कहता है, बताता है कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, शब्द भी नहीं होगा। ठीक ना, तो क्या विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता को बताया उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक जो है, कर्ता ने सप्रदान को अप्रदान के लिए, उसके बारे में पूछा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कारक के कितने भेद होते हैं। 7 होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। 8 होते हैं क्या, देखते हैं। 5 होते हैं क्या, ये भी नहीं होता। 6 होता है क्या, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। याद रखना है, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन आ गया कि ओष्ठ शब्द क्या है या ओष्ठ शब्द है। ठीक ना, अब आपको देखना है कि ओष्ठ शब्द जो है इसमें क्या है। ठीक ना, क्या तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेश है। देशज किसको बोलते हैं, जो देसी भाषा से ली गई हो उसको बोलते हैं देशज। जो विदेशी भाषा से ली गई हो उसको बोलते हैं विदेशज। विदेशी भाषा से ली गई हो उसे हम बोलते हैं विदेशज। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तद्भव किसको बोलते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं, जो किसके शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, उसको बोलते हैं तद्भव। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ का ये कौन सा वर्ड है, तो संस्कृत के वर्ड है। किसके वर्ड है, तो संस्कृत के शब्द है। ओष्ठ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, होठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होठ। ठीक ना, ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। यानी कि ओष्ठ हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, खरपर शब्द है। खरपर शब्द है, देखिए ये कौन सा शब्द है, विदेशज है, नहीं, ये भी नहीं है। देशज है, नहीं है, क्योंकि विदेशी भाषा नहीं है। देशज भी देशी भाषा नहीं है। कैसा भाषा, हिंदी का भाषा है। तद्भव है क्या, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम है। ठीक ना, खरपर, खर पतवार को बोलते हैं खरपर। ठीक ना, संस्कृत में, इसलिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा, जो संस्कृत से लिए गए शब्द को हम बोलते हैं तत्सम। तो खरपर किससे है, संस्कृत से लिया गया वर्ड है। ठीक ना, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि घर शब्द है। घर शब्द है, घर शब्द क्या है, इसमें देखना है आपको, ढूंढना है। ए में बोल रहा है तत्सम, तो आप बताइए कि घर संस्कृत का शब्द है, नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए तद्भव, इसको देखते हैं। ठीक ना, देशज, देशज देसी भाषा है क्या, ये भी नहीं होगा। विदेशी भाषा है क्या, ये भी नहीं है। ठीक ना, तो तद्भव जो है हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी से लिया गया भाषा है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी, घर जो है वो तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला सवाल आता है कि अपमान शब्द है। अपमान शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है। उपसर्ग का ट्रिक आप जान लें, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए उसे बोलते हैं हम क्या, जो पहले शब्द के आकर जुड़ जाए उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक ना, और उसके अर्थ को बदल दे। ठीक ना, तो देखिए क्या होता है, उपसर्ग में क्या होता है, पूछा जा रहा है अपमान में उपसर्ग है, अ है या अप है या अप है या अपुआ है। ठीक ना, तो हम देखेंगे डी जो है अपुआ होता ही नहीं, अप भी नहीं होगा। ठीक ना, शब्द का पहला तो क्या होगा, देखिए
आ को हटा दिए तो क्या हो गया, मान, क्या हो जाएगा, मान, ठीक है। अप अलग कर दीजिए, मान अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आ को हम लोग अलग नहीं कर सकते, किसको अलग करेंगे, पूरे अप को अलग करेंगे, ठीक है। ये शब्द के पहले जुड़ा है, मान के पहले जुड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा अ भी नहीं होगा, ये भी आंसर गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अप प्लस मान, अपमान, ठीक ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अप। अगला देखते हैं, अगला सवाल है सपुत में उपसर्ग है, सपुत में उपसर्ग है। अब शब्द के पहले ढूंढिए क्या लगेगा, स को हटाएंगे और पुत अलग हो गया, पुत मतलब बेटा, ठीक ना। तो स का मतलब होता अच्छा, तो यहाँ पर हमारा पहले जुड़ा क्या, त जुड़ा है, नहीं। पुत जुड़ा है, नहीं। तो क्या जुड़ा है, सपु जुड़ा है, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तनु शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय किसको बोलते हैं भाई, जो शब्द के अंत में लग जाए, जो शब्द के अंत में लग जाए, अंत में जुड़ जाए, ठीक ना। अंत में जुड़कर अर्थ को अलग कर दे, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। तो अंत में क्या लगा है, तनु, क्या लगा है, देखिए तनु, आवाज पकड़िए, क्या लगा, नू लगा है क्या, नहीं आंसर होगा। ऊ लगा है क्या, देखेंगे, नू बड़की दू बड़ी ऊ से है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। बड़ी ऊ से ये भी नहीं होगा। तो हमारा होगा कौन, हर्षु, मतलब छोटी वाली ऊ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तनु, क्या निकल रहा है, ऊ, क्या निकल रहा है, ऊ, छोटी ऊ निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है कि गाने वाला शब्द में प्रत्यय है, ठीक ना। गाने वाला एक शब्द है, उसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, ला होगा क्या, गाने वाला, ठीक है। तो गाने प्लस क्या हो जाएगा, गाने प्लस वाला, ठीक है ना। गाने वाला को बोलते हैं गाने वाला, ठीक है। तो ला तो होगा ही नहीं, ने वाला भी नहीं होगा, वाला होगा क्या, देखते हैं, आ होगा, नहीं होगा। तो वाला जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा, गाने प्लस वाला, गाने वाला, ठीक है। तो वाला क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, टिकाऊ क्या है, टिकाऊ, ठीक है। तो टिकाऊ में देखिए आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, आऊ है, नहीं है, आऊ है, नहीं है, क्या हो जाएगा, ऊ है, नहीं है, तो बड़ी ऊ है, तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऊ हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है महापुरुष कौन सा समास है। देखिए समास भी आपको याद रखना है, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक ना। 7वां हो जाता है नग, उसको नहीं ध्यान देना है, आपको 6 भेद याद रखना है। समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में से आपको याद रखना 6 भेद में से कौन कौन भेद है, ठीक है। तो महापुरुष, महापुरुष क्या है, किसी पुरुष की क्या बताई जा रही, कोई पुरुष है और उसकी क्या बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है, पुरुष कैसा है तो महान है, पुरुष कैसा है तो महान है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है महापुरुष। तो महापुरुष किसी पुरुष की क्या बताती है, खासियत को बताती है। तो खासियत को कौन बताती है, तो कौन बताती है, जो विशेषण होता है। तो विशेषण किस में प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाव में, द्विगु में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में। तत्पुरुष में तो होगा ही नहीं, कर्ता ने प्रदान को अप्रदान के वाले बात हो जाएगा, तो काके की चिन्ह यहाँ पर आना चाहिए, ये नहीं होगा। कर्मधारय में क्या अव्यय में होती है या द्विगु में, तो अव्यय में भी नहीं होती है, द्विगु में भी नहीं होती है। हमारा बच गया ऑप्शन कौन, सी, कर्मधारय। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसको बोलते हैं हम कर्मधारय समास। ये क्या करते हैं, पुरुष की क्या बता रही है, खासियत को बता रहा है कि पुरुष कैसा है, महान है, ठीक ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए पाप पुण्य कौन सा समास है। समास से फिर से क्वेश्चन डाला गया, क्या द्वंद्व समास है, ठीक है, पाप पुण्य द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है, या बहुव्रीहि समास है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड रिपीटेड हो और दूसरा का क्या अर्थ, दूसरा का क्या हो जाए, अर्थ अलग हो जाए, अर्थ क्या हो जाए, अलग हो जाए, या ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह रहे किसी में चीज में, ठीक ना, तो वो कौन सा समास होता है, वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर पाप पुण्य है, जैसे भाई बहन हो जाएगा, भाई प्लस बहन, ठीक है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है। जैसे माता पिता, जैसे क्या हो जाएगा, माता पिता, जैसे क्या हो जाएगा, माता पिता, ठीक ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। जैसे गांव शहर, जैसे गांव शहर, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास होंगे, ठीक ना। तो आप याद रख लेंगे, इन चिन्ह को आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा समास, द्वंद्व समास। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा रोगग्रस्त। रोगग्रस्त शब्द कौन सा समास है। कोई आदमी क्या है, रोग से ग्रस्त है। रोग मतलब उसके अंदर रो समाया हुआ है, उस पर क्या है, बीमारी का असर है, तो उसको बोलते हैं रोगग्रस्त, रोग है, ठीक ना। तो कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। तो अव्ययी भाव समास है क्या, तत्पुरुष भाव समास है क्या, या तत्पुरुष समास है क्या, या द्विगु समास है क्या, या द्वंद्व समास है क्या। तो रोग से ग्रस्त क्या निकला, रोग से ग्रस्त, यानी कोई आदमी बीमारी से परेशान होता है। कोई आदमी क्या होता है, बीमारी से परेशान होता है, इसी को बोलते हैं रोगग्रस्त बोलते हैं, ठीक ना। तो रोग से ग्रस्त है, तो कौन सा समास हो जाएगा, हमारा कर्ता चिन्ह आ रहा है, अव्ययी भाव तो होगा ही नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, द्विगु का मतलब दो शब्द से मिला हो, ठीक ना, संख्या को जाहिर करे, नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष। ये कहाँ पर चिन्ह आ रहा है, से, ठीक ना, कर्ता कारक वाला चिन्ह आ रहा है, के, ये सब आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये सब आ जाएगा तो कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। नायक का संधि विच्छेद पूछ रहा है। संधि विच्छेद तो एकदम आसान टॉपिक है भाई, संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे तो एकदम मस्त लगेगा, ठीक है। नायक का क्या होता है, दो शब्द को अलग अलग किया जाता है। देखिए, तो नायक का तोड़ेंगे तो हम पहले क्या हो जाएगा, न, क्या बन जाएगा, न, यह बनता है अ में और क साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न प्लस अक। ढूंढिए भाई, नायक में ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ने प्लस अक होगा, ने भी नहीं, नायक, न अक, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सॉरी एक मिनट देखेंगे, यहाँ पर ने प्लस अक हो जाएगा, ने प्लस अक हो जाएगा, ठीक है, ने जोड़ अक। तो नायक में क्या हो जाएगा, ने जोड़ अक होता है। राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नायक में य है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन हो जाएगा, ने जोड़ अक, नायक, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है हमारा महर्षि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, इसको बनाएंगे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या बन जाएगा, महर्षि। ढूंढिए भाई कौन सा है, महा प्लस ऋषि या महर्षि या महर्षि या महर्षि, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है निश्चल का संधि विच्छेद। इसको तोड़ेंगे तो नी अलग हो जाएगा, अछल अलग हो जाएगा। जब नी बनेगा तो इस प्रकार बनेगा, नी प्लस क्या बन जाएगा, छल, निही जोड़ छल, निश्चल, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद ढूंढिए, ये है क्या, नहीं होगा, ये होगा क्या, हाँ, तो हम देखेंगे, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नी, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा बी, निही जोड़ छल, निश्चल, ठीक ना, याद रखेंगे संधि विच्छेद। अगला सवाल आता है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या आपने याद किया है, नहीं याद किया है तो पर्यायवाची किसको बोलते हैं आपको याद रखना है। किसी शब्द के क्या निकले, कई उसी जैसा नाम अलग अलग आए, ठीक ना, उसी के कई नाम हो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, नाव है क्या, या रम्य है, या गण्य है, या पयोद है, ठीक ना। तो नौका का पर्यायवाची जब भी आपको पूछा जाए तो बोलेंगे ऑप्शन हमारा राइट ए हो जाएगा, नाव, नौका का नाव, तरी, तरंगिनी, ठीक ना, ये सब होता है। अगला देखेंगे, अगला सवाल आ गया, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। कमल का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, पंकज होता है, विष्णु होता है, लक्ष्मी होता है, दुर्गा होता है, ये सब तो देवी देवता का नाम है, बिल्कुल नहीं होगा, विष्णु भी नहीं होगा। कमल किसको बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, सरोज होता है, क्या होता है, सरोज होता है, जलज होता है, तो याद रखेंगे ये सभी होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। पंकज होता है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पंकज, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर से पूछा जा रहा है पर्यायवाची शब्द, अमृत का क्या है होता है, नहीं, ये भी नहीं होता। व्योम होता है, नहीं होता है। स्प्रह होता है क्या, नहीं होता है। पीयूष होता है तो बिल्कुल होता है। पीयूष सुधा जीवन क्या होता है, पीयूष सुधा क्या होता है, सुधा
सुधा जीवन भी होता है, ठीक ना, जीवन होता है। तो ये हमारा क्या होगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आ गया, अल्प का विलोम होता है। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा, क्या होता है, कम होता है, थोड़ा होता है। तो अल्प का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द। कौन शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इसको बोलते हैं उल्टा शब्द भी, इसको बोलते हैं उल्टा शब्द भी। सभी नाम याद रखना है, कुछ पूछ सकता है, ठीक ना। तो अल्प का मतलब होता है कम, तो इसका क्या, बहु होगा, अथ होगा, इति होगा, प्रज्ञा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक ना, बहुत होता है। तो थोड़ा का क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, बहुत, क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आ गया कि आदान का विलोम होता है। आदान, किसी चीज़ को आप ग्रहण कर ले हैं, किसी चीज़ को ले रहे हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, आदान कर रहे हैं। तो उसका क्या होता है, देना होता है, नहीं। इसका प्रदान होता है, निदान होता है, लेना होता है, ये दोनों भी नहीं होगा। तो प्रदान होता है, क्या होता है, प्रदान, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक ना। तो आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, अगला क्वेश्चन है, आयु शब्द कौन सा लिंग है। आयु, देखिए इसमें आपको पहचानना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना है। क्या पहचानना है, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग पहचानना है इसमें, ठीक ना। तो आयु क्या बोलते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, कितनी है, आपकी आयु कितनी है। तो आप पकड़ के देखिए शब्द से कि कितनी है, ठीक है। जैसे बोलता हूँ मेरी उम्र इतनी है, ठीक है। तो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उभयलिंग भी नहीं होगा, पुल्लिंग होगा क्या या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो आप देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग भी नहीं होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या होगा, स्त्रीलिंग। आयु मेरी उम्र इतनी है मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, गगन शब्द कौन सा लिंग है। गगन का मतलब होता है आसमान, क्या होता है, आकाश, क्या होता है, आकाश या फिर आसमान। तो क्या आप बताइए, इसका सेंटेंस बनाइए, ठीक ना, इसका पूरा सेंटेंस बनाइए। गगन, गगन आज साफ है, गगन ऊंचे पर है, ऊंचाई पर है, ठीक है। नभ में बादल छाया हुआ है, छाई हुई नहीं बोलते, छाया हुआ है। तो क्या बोलते हैं, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं, उभयलिंग भी नहीं होगा, स्त्रीलिंग भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा गगन का पुल्लिंग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। आगे देखेंगे, अगला सवाल हमारा आ गया, मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरा किसको बोलते हैं, जिसके कोई अर्थ निकले, जिसके कोई मानी निकले, उसको बोलते हैं मुहावरा, ठीक ना। तो मुहावरा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुंह उतरना यानी मुंह उतर जाना। तो क्या मुंह धोना, नहीं होगा भाई। प्रत्यक्ष होना, साथ में होना, नहीं। उदास होना, इसको देखते हैं। लज्जित होना या मतलब बेशर्मी हो गया, अपने आप को लज्जित हो गया, नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उदास होना। मुंह उतर जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ हो गया तो मुंह उतर जाता, उदास हो गया, ठीक ना। अगला देखेंगे, अगला है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। फिर से मुहावरा पूछा गया है। अब मुहावरा लाल पीला होना आप बिल्कुल समझ सकते हैं। क्या मजबूर होना, नहीं होगा। क्रोध होना क्या होगा, नहीं, ये भी रुकेंगे अभी देखते हैं। हंसना, हंसना तो होगा ही नहीं। लाल पीला होना, मजाक करना, ये भी नहीं होगा। क्या कोई लाल पीला होता है, देखते हैं कभी गुस्सा आता है उसको, क्रोध आता है तो क्या एकदम लाल पीला हो जाता है आंख मुंह, ठीक ना। इसलिए क्रोध आना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। 35 सवाल आज आपका पूरा हो चुका है। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आपको सबसे पहले थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, ठीक है। आप देखिए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लास्ट में आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बदल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम इतना करते हैं तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तभी तो आपका एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आएगा, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो अच्छे नंबर से आप पास करेंगे, टॉप करेंगे, ठीक है। तो जब तक के हमारे से ऐसे ही बने रहें, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।